नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। देश भर में छोटे छोटे कस्बों से लेकर राजधानी तक काकरोच वाद विवाद का मुद्दा बना रहा और लोग समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर क्या कारण रहा कि रातों रात ये काकरोच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में इस तरह से एकत्र हो गए और देश के एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये इस्तीफे वाली बात दरअसल पेपर लीक के मुद्दे से जुड़ी थी। पेपर लीक नीट का हुआ था, लेकिन देश भर में अब इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहां कहां पेपर लीक हुआ था और बाकी जगहों पर ऐसे प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते रहे। ये मामला आज इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम राज्य लोक सेवा आयोग 2021 यानी CGPSC में जो मेरिट सूची का घोटाला हुआ, उसमें पता चला कि यहाँ पेपर तो बहुत पहले लीक करवा दिए गए थे। बाकायदा फार्म हाउस में, अलग अलग होटलों में ये पेपर एक या दो विषयों के नहीं बल्कि पूरा सेट लीक करवा दिया गया था। बाकायदा ठेका दिया गया था डिप्टी कलेक्टर और DSP चयन के लिए। 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लेन देन हुआ था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले में करीब 500 करोड़ का लेन देन हुआ, जिसमें मई 2020 में CGPSC के चेयरमैन बनाए टामन सिंह सोनवानी की अहम भूमिका थी। उनकी पत्नी के NGO में CSR फंड के नाम पर 47 लाख रुपए डलवाए गए और कोई उत्कर्ष चंद्राकर नामक व्यक्ति जो कोचिंग सेंटर संचालक रहा, इसकी एक प्रमुख भूमिका थी। ये लेन देन करता था। इस मामले की CBI जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में CGPSC के मेरिट सूची के घोटाले की जांच CBI से करवाने की मोदी गारंटी दी थी। उसके अनुरूप अब जब CBI के बाद ED की एंट्री हुई है तो पता चला कि यह दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, मई 2020 जब तक टामन सिंह सोनवानी भूपेश बघेल के सेक्रेटरी रहे और उसके बाद जैसी उनकी नियुक्ति होती है, फौरन यानी 2021-22 में भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे, उनकी बेटी दीप्ति बघेल का भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हो जाता है। क्या यह संयोग रहा? और यह भी एक विचित्र संयोग रहा कि राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलको के बेटे नितिन खलको और उनकी बेटी नेहा खलको का भी चयन हो जाता है। ऐसी विचित्र घटना श्रवण गोयल के साथ भी हुई। वो एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके बेटे और उनकी बहू का भी एक साथ डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन हो जाता है। क्या ऐसी खगोलीय घटना बार बार होती है या लाखों साल में एक बार होती है? ये भी विमर्श का मुद्दा रहा। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात, चेयरमैन के परिवार के ही 5 सदस्यों की नियुक्ति होती है। यदि इन नामों पर एक बार फिर आप गौर करें तो आपको बहुत हैरानी होगी कैसे टामन सिंह सोनवानी के सुअर बेचने वाले भतीजे जो सुअर का कारोबार करते थे, साहिल, इन्होंने बेंगलोर से BCA किया था, सुअर का कारोबार कर रहे थे, उन्हें भी अचानक DSP बना दिया गया। इतना ही नहीं, इन्हीं टामन सिंह सोनवानी ने अपने परिवार के अलावा बाकी के सहकर्मियों के ऊपर भी ऐसी कृपा बरसाई। ऐसी कृपा क्यों नहीं बरसेगी जब वो मुख्यमंत्री के सचिव रहे और मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद मिलता रहा होगा। अब टामन सिंह सोनवानी के बारे में आप समझ लीजिए, उनके बेटे नितेश सोनवानी का डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन करवाया गया। इसी तरह साहिल सोनवानी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। इसी तरह निशा कोसले जो उनकी बहू थी, उनका भी डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन करवाया गया। और इसी तरह दीपा आदिले अजगले जो उनके भाई की बहू थी, उनका चयन भी जिला आबकारी अधिकारी पद पर करवाया गया। इसी तरह बहन की बेटी सुनीता जोशी, इसका चयन भी श्रम अधिकारी के पद पर करवाया गया। उस समय के CGPSC के सेक्रेटरी JK ध्रुव यानी जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव का चयन भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर करवाया गया। और उद्योगपति श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और उनकी बहू भूमिका कटियार का भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर एक साथ चयन करवाया गया। आरती वासनिक जो परीक्षा नियंत्रक थी, इनके रिश्तेदार ललित गोयल जो उप परीक्षा नियंत्रक थे, इनके रिश्तेदार उत्कर्ष चंद्राकर जो कोचिंग संचालक और मुख्य बिचौलिया थे। इन्हें मिलाकर कुल 29 आरोपी हैं, जिसमें उत्कर्ष चंद्राकर अभी तक फरार है। ऐसी ढेर सारी जानकारियां सामने आने के बाद जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो पता चला 1-2 नहीं बल्कि 50 ऐसी परीक्षाएं संदेह के दायरे में हैं। शासन किसी का भी हो, लेकिन पेपर लीक करवाने वाले और चयन करवाने वाले ऐसे माफिया, ऐसे कोचिंग सेंटर संचालक कई जगह बहुत सक्रिय रहे। नीट के मामले में भी जब जांच हुई तो पता चला कई कोचिंग सेंटर संचालकों के पास ये लीक किए गए पेपर उपलब्ध करवा दिए गए थे। लेकिन CGPSC का ये मामला मई 2023 में तब सामने आया जब
जब चेयरमैन के बेटे नितेश सोनवानी ने अपना सरनेम गायब कर दिया था। ये बातें कोई और नहीं, इस समय के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी इस मुद्दे पर घेराव कर रहे थे। तपती दोपहरी में ग्राउंड जीरो पर कवरेज के लिए मैं खुद जून 2023 में उपलब्ध था, जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके घर का घेराव हो रहा था। तो ओपी चौधरी वहां उपस्थित लोगों को बता रहे थे प्री और मेंस में टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी ने सरनेम का इस्तेमाल किया, लेकिन सिलेक्शन के बाद उनके नाम के साथ सोनवानी सरनेम हटा दिया गया। इस तरह से जब लोगों को जब इस बारे में पता चला तब लोग सड़कों पर उतरे। कुल मिलाकर यह भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा था, सब कुछ सबको मालूम था, शीर्ष में बैठे हुए लोगों को भी पता था। अब यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने इसी मुद्दे पर भर भर कर वोट दिए। अब जब जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है तो यहाँ भी समझना होगा कि जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है। यहाँ कोशिश की जा रही है बाकी की परीक्षाओं की भी जांच की जाए। कुछ साल पहले तक जो चयन हुए थे क्या वो पूरी ईमानदारी से हुए थे, और आगे जो अभी परीक्षाएं होगी क्या वो ईमानदारी से होगी, इसे सुनिश्चित करने का काम शासन सिस्टम का होता है। संसद में पीएम मोदी एक नया बिल लेकर के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी दलों का समर्थन मिले ताकि पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा हो सके। 10 करोड़ के जुर्माने के अलावा जेल का प्रावधान रखा गया है। वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हुई, लेकिन सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए भी ऐसी ही कड़ाई की आवश्यकता है। शासन सिस्टम में बैठे हुए लोग नामालूम कितने सालों से प्रतिभाओं का गला घोटते हुए अपने अयोग्य रिश्तेदारों का चयन करवाते रहे होंगे, ये किसी को नहीं मालूम। नामालूम कितने लोगों ने अरमान पालते हुए सपनों की दुनिया में जीते हुए आत्महत्या कर ली होगी, या जीवन से उन्होंने अपना मोह छोड़ दिया होगा। ऐसे नामालूम कितने दर्द होंगे जिनकी कहानी कभी सामने नहीं आ सकी। जब कोई व्यक्ति मरता है तब उसकी स्टोरी पता चलती है, जब कोई प्रताड़ित होता है जब उसकी कहानी बनती है। लेकिन वक्त जरूरत इस बात की है कि शासन सिस्टम ईमानदारी से काम करे, प्रतिभाओं का सम्मान हो। जब अयोग्य व्यक्ति को योग्य के ऊपर थोप दिया जाता है तब कहीं ना कहीं वहां से आक्रोश और बगावत के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं, और उसके बाद तय होता है कि फलाने ने कानून तोड़ दिया इसलिए उसे सजा दी जाएगी, जबकि उसकी पूरी समीक्षा की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। ये मुद्दा आम युवाओं का है, उन युवाओं का जहां भारत में उनकी आबादी 35 साल से नीचे जो लोग हैं करीब 65% है। भारत युवाओं का देश है, इसलिए हमें चिंतन करना होगा, मनन करना होगा आने वाले कल के लिए, स्वर्णिम भारत के लिए। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। नमस्कार।